हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। टॉपिक है कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में एंड कैसे आइडेंटिफाई करना है कि किस क्वेश्चन में हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब नाम से पता चल रहा है इट इज़ अ फार्मूला टू इवेल्युएट इंटीग्रल। ओके, सो ये फार्मूला हम इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो फार्मूला गिवन होता है, अगर हमें कोई इंटीग्रल उस फॉर्म में गिवन है और कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो इंटीग्रल वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो कंडीशंस क्या है और फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट ओवर दिस क्लोज्ड कर्व सी इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ऑफ जेड नॉट। अब इसमें क्या कंडीशन है? पहला, एफ ऑफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन in this domain simply connected domain D. Okay, and C be a simple closed curve in D enclosing any point Z naught in D. Then we have this formula and C is traversed in counterclockwise direction. जो curve C है उसमें जो direction होगी वो anti clockwise होगी, that is counterclockwise. अब इसमें क्या कहा है कि function जो है वो analytic होना चाहिए एंड नेक्स्ट जो पॉइंट z नॉट है वो क्लोज्ड कर्व C में लाई करना चाहिए। हियर इट इज रिटन दैट C बी अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इन D इनक्लोजिंग एनी पॉइंट z नॉट इन D। सो यहाँ पे ये जो पॉइंट z नॉट आ रहा है ये पॉइंट कर्व C के अंदर लाई करना चाहिए। ओके, सो अगर ये फॉर्म हमारे पास आ रही है देन इंटीग्रल की डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाती है? 2 पाई आई एफ ऑफ z नॉट। इसे एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं एक बार, एज इट इज इसी फॉर्म में एग्जाम्पल लेंगे। तो हमने ये एग्जाम्पल लिया है टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रल dz ओवर z स्क्वायर प्लस 9 ओवर दिस क्लोज्ड कर्व C एंड कर्व C हमें क्या गिवन है? मॉड z माइनस 3i इज इक्वल टू 4। हमें सबसे पहले कर्व आइडेंटिफाई करना है कि कर्व क्या गिवन है। ओके, तभी हम ये पता कर पाएंगे कि ये जो पॉइंट z नॉट हमें फॉर्मूला में गिवन है ये इस फॉर्म में है भी या नहीं। ओके, अब इसमें हमारे पास कर्व गिवन है, पहले कर्व को देखते हैं। C मॉड z माइनस 3i इज इक्वल टू 4, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। ओके, सर्कल की इक्वेशन होती है मॉड z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r, जिसमें r इज द रेडियस एंड z नॉट होता है सेंटर पॉइंट। सो हमारे पास क्या गिवन है? मॉड z माइनस 3i इज इक्वल टू 4। सो रेडियस क्या हो गया? रेडियस इज इक्वल टू 4 एंड सेंटर पॉइंट क्या हो गया? z नॉट इज इक्वल टू 3 आयोटा। 3 आयोटा होगा माइनस जेड नॉट एंड जेड नॉट इज द सेंटर पॉइंट, दैट इज 3 आयोटा। अब इसमें प्लॉटिंग कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉइंट क्या है? सो इसमें 3 आयोटा है, जेड नॉट क्या लिख सकते हैं हम? एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट, राइट। ये जो पॉइंट जेड है, जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई एंड जेड नॉट होगा एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट, जो सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे। अब हमें जेड नॉट गिवन है 3 आयोटा एंड इट इज एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। सो हमें ये सिर्फ आयोटा में गिवन है, दैट इज हमें इमेजिनरी वैल्यू गिवन है, रियल वैल्यू नहीं गिवन है। एक्स नॉट हमारी रियल वैल्यू होती है और वाई नॉट हमारी इमेजिनरी वैल्यू है क्योंकि उसके साथ क्या आ रहा है? आयोटा। सो इसमें इससे कंपेयर करेंगे दोनों साइड, वाई नॉट क्या हो जाएगा? 3 और एक्स नॉट क्या हो जाएगा? 0। सो सेंटर पॉइंट कैसे लेते हैं? एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। सो ये क्या हो जाएगा? 0,3। सो हमें पता चल गया कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर तो आएगा 0,3 पर और रेडियस होना चाहिए 4। अब इसमें यहाँ पे नोटिस करो हमें गिवन है z स्क्वायर प्लस 9, बट हमारे पास जो क्वेश्चन है आई मीन जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ z माइनस जेड नॉट की फॉर्म होती है। सो इस फॉर्म को पहले z माइनस जेड नॉट की फॉर्म में चेंज करना होगा। ओके, सो इसे सेपरेट करता है। अब नेक्स्ट ये है z स्क्वायर प्लस 9, सो इसको वी कैन राइट z माइनस 3 आयोटा एंड z प्लस 3 आयोटा। वो कैसे? अब हमारे पास ये नेगेटिव कब आएगा? इसे लिखते हैं z स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, फैक्टर करते हैं। ये 0 कब आएगा? z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, देन z क्या हो जाएगा? माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस 3 आयोटा। अब प्लस माइनस 3 आयोटा हो गया
सो एक बार z की वैल्यू हो गई 3 आयोटा और एक बार z की वैल्यू हो गई -3 आयोटा। सो ये हो जाएगा z - 3 आयोटा एंड z + 3 आयोटा, ऐसे फैक्टर हो गया। ओके, सो अब ये जो इंटीग्रल है इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इसे i मान लेते हैं। i = इंटीग्रल dz अपॉन क्या आएगा, z - 3 आयोटा z + 3 आयोटा ओवर क्लोज्ड कर्व C। अब इसमें हमें ये देखना है कि z - z0 कौन सी फॉर्म होगी और f ऑफ z कौन सी फॉर्म होगी। ओके, आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास ये क्या फॉर्म गिवन है, दिस इज द पॉइंट 0, 0 एंड हमें गिवन है कि सेंटर पॉइंट है 0, 3। सो x इज 0 एंड y इज 3। सपोज यहाँ पे लाई कर रहा है, दिस इज पॉइंट 0, 3 एंड रेडियस क्या है 4। सो रेडियस 4 है, तो हमारे पास ये 3 है, तो ये हो जाएगा 2, दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज -1। अब 4 रेडियस है, सो दिस इज 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ तक आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें ये ड्रॉ कर लेना है सर्कल। तो कंसीडर दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द सेंटर। ओके, सो दिस सेंटर इज 0, 3, दिस इज द सेंटर पॉइंट, है ना। एंड हमारे पास ये एक्स एक्सिस जो होती है, दिस इज द रियल एक्सिस एंड जो वाई एक्सिस होती है दिस वन, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस होती है ना। अब ये जो इमेजिनरी एक्सिस है इस पे जो पॉइंट्स आएंगे उसको वी कैन राइट 6 आयोटा, 5 आयोटा, 4 आयोटा, 2 आयोटा एंड आयोटा, क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस पे तो हम इसे आयोटा में लिख सकते हैं। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है, एक तो है 3 आयोटा और एक है -3 आयोटा। सो हमें ये देखना है कि कौन सा पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूला में z0 कौन सा पॉइंट था जो सर्कल के अंदर लाई करता है, आई मीन जो क्लोज्ड कर्व हमें गिवन होगा उसके अंदर लाई करना चाहिए। अब यहाँ पे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा पॉइंट इस सर्कल के अंदर है। सो हमारे पास है एक है +3 आयोटा एंड -3 आयोटा। सो 3 आयोटा तो यहीं पे ही आएगा जो कि सेंटर पॉइंट ही है। सो ये तो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, दिस वन लाइज इनसाइड C। अब सॉरी, दिस इज +3 iota lies inside C and -3 iota, I mean -3 iota, अब ये सिर्फ माइनस आयोटा तक जा रहा है, इसके बाद वाला पार्ट सर्कल के अंदर नहीं आएगा। सो -3 आयोटा जो है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। सो वी कैन राइट दैट z is equal to -3 iota does not lies inside C। अब हमारे पास फ्रॉम दिस फॉर्मूला इंटीग्रल f of z डिवाइडेड बाय z - z0 dz ओवर C, ये फॉर्म कैसे बनेगी, ये हो जाएगा इंटीग्रल z - z0 का काम कौन सा पार्ट करेगा, ये z - 3 आयोटा। सो z0 क्या हो गया, 3 आयोटा। सो ये हो जाएगा f of z डिवाइडेड बाय z - 3 आयोटा एंड dz। अब f ऑफ z क्या होगा, जो बचा हुआ पार्ट है, जो भी बचा हुआ फंक्शन है वो f ऑफ z हो जाएगा। दैट इज f ऑफ z में क्या बचा, 1/z + 3 आयोटा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, 1/z - 3 आयोटा। सो ये हमारा f ऑफ z हो गया। ऑल्सो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि फंक्शन का एनालिटिक होना जरूरी है। अब यहाँ पे जो फंक्शन है f ऑफ z दैट इज 1/z + 3 आयोटा, क्या ये एनालिटिक है? ओवरऑल अगर बात करें पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो ये एनालिटिक नहीं है, क्योंकि 3 आयोटा पर -3 आयोटा पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये डिफाइन ही नहीं है। सो ये एनालिटिक भी नहीं होगा -3 आयोटा पर। सो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक नहीं है। बट हमें फंक्शन का एनालिटिक किस में चेक करना होता है, इस कर्व के लिए। अब जब हम इस कर्व की बात कर रहे हैं, सो इस कर्व में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन f ऑफ z एनालिटिक होगा, राइट। ऐसा कोई भी पॉइंट है जिसपे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो, ये सभी पॉइंट्स पर एनालिटिक है। सो हमारे पास क्या आ गया, दिस f ऑफ z इज एनालिटिक इन दिस क्लोज्ड कर्व C। सो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है,
किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ऑफ जेड नॉट। अब 2 पाई आई एज इट इज, एफ ऑफ जेड नॉट, जेड नॉट क्या होगा हमारा 3 आयोटा, से हो जाएगा एफ ऑफ 3 आयोटा। अभी जो वैल्यू आई है उस पे 3 आयोटा पुट करना है। सो हमारे पास है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 3 आयोटा, देन एफ ऑफ 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, that is 1 upon 6 iota. So this is equal to 2 pi I multiply 1 upon 6 iota. Iota से iota cancel, क्या बचा 2 pi divided by 6 and ये भी cancel by 3, we get pi by 3 is the value of this integral. So ये integral solve हो गया and the answer is pi by 3. Now we have one more formula which is derived from Cauchy's integral formula, that is generalized Cauchy's integral formula. अब ये formula generalized form में है, that is अगर हमारे पास integral given है f of z divided by z minus z naught raised to the power n plus 1 dz over a closed curve C. अगर ये form given है तो क्या solution आएगा, this is equal to 2 pi I divided by n factorial f n z naught. f n z naught का क्या मतलब है, फंक्शन का nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z एंड देन उसकी वैल्यू पता करनी है एट z naught, दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट z naught. सो दिस इज द फॉर्मूला. अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन था इंटीग्रल 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 9 dz ओवर क्लोज्ड कर्व C. सो इसके लिए हमने जो पहला फॉर्मूला था डायरेक्ट वो यूज करा एंड इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना था, z स्क्वायर प्लस 9 को z माइनस 3 आयोटा एंड z प्लस 3 आयोटा में ब्रेक करना हुआ. एंड यहाँ से हमारे पास एक और पॉइंट आता है कि सपोज हमने कहा कि हमारे पास इंटीग्रल है 1 अपॉन z माइनस 3 आयोटा एंड z प्लस 3 आयोटा ओवर क्लोज्ड कर्व C. अब इसमें जो हमें कर्व C गिवन था वो गिवन था दैट मॉड z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4, जिसमें 3 आयोटा तो कर्व में था बट माइनस 3 आयोटा कर्व में बिलोंग नहीं कर रहा था. बट इन केस ये दोनों ही पॉइंट कर्व में बिलोंग कर रहे थे देन उसके लिए कैसे सॉल्व करना है. सो सपोज हम कोई कर्व लेते हैं जिसमें z माइनस 3 आयोटा में एंड z प्लस 3 आयोटा दोनों ही फॉर्म कर्व के अंदर जाएंगी, दैट इज 3 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा दोनों ही कर्व में आना चाहिए. सो सपोज इफ वी टेक C इज सच दैट मॉड z इज इक्वल टू 4, ये ले लिया डायरेक्टली, दैट इज इसका क्या मतलब है z नॉट क्या हो गया 0. अब z नॉट 0 है इसका मतलब है x नॉट भी 0 है और y नॉट भी 0 है. अब x नॉट y नॉट 0 है दैट मीन्स पॉइंट क्या हो गया ओरिजिन. सो ये जो सर्कल है ये ओरिजिन पे लाई करेगा, सेंटर इसका ओरिजिन पे आएगा एंड रेडियस सेम है दैट इज 4. अब इसको प्लॉट करता है तो दिस इज द सर्कल जो कि सेंटर है 0 पर ओरिजिन पर एंड रेडियस क्या है 4. अब जैसा कि कहा कि 3 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा दोनों इस सर्कल में लाई कर रहे हैं, इसे ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन z माइनस 3 आयोटा एंड z माइनस माइनस 3 आयोटा, ताकि ये z माइनस z नॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पाए डायरेक्टली. अब एक z नॉट का काम कर रहा है 3 आयोटा एंड दूसरे z नॉट का काम कर रहा है माइनस 3 आयोटा. अब फॉर्मूला में था कि इंटीग्रल f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट dz ओवर क्लोज्ड कर्व C इज इक्वल टू 2 पाई I f ऑफ z नॉट. बट यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्म गिवन है, बट यहाँ पे हमें दो पार्ट्स गिवन है जिसमें दो ही पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स इस क्लोज्ड कर्व के अंदर लाई कर रहे हैं. सो ऐसे में हमें क्या करना होता है, इस फंक्शन को ब्रेक करना होता है. सो ये जो फंक्शन आया है पूरा दिस वन, इस पूरे फंक्शन को ब्रेक करेंगे ताकि इसे हम सेपरेट करके लिख सकें यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. सो जब भी ऐसा केस है कि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना हो कॉची इंटीग्रल एंड हमारे पास दो पॉइंट्स आए इसी फॉर्म में
जो सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, आई मीन कोई भी क्लोज कर्व गिवन है और उस क्लोज कर्व के अंदर लाई कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, उसे इस फॉर्म में लाना होगा। एंड इस फॉर्म में लाने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेपरेट करना होगा, एंड वो कैसे होगा, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। सो इसमें अप्लाई करते हैं, वी हैव 1 अपॉन z माइनस 3 आयोटा, एंड इसे ऐसे लिख लेते हैं z प्लस 3 आयोटा। अभी इसे ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा a अपॉन z माइनस 3 आयोटा प्लस b अपॉन z प्लस 3 आयोटा, राइट, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। सो ये फॉर्म आई, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a z प्लस 3 आयोटा प्लस b z माइनस 3 आयोटा, एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, सो हम कैसे लिख सकते हैं, पुट z इज इक्वल टू 3 आयोटा। अगर z हम 3 आयोटा लिखेंगे तो ये जाएगा 1 इज इक्वल टू a 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस b 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा। अगर हमें a की वैल्यू पता करनी है तो z की ऐसी वैल्यू लो कि बाकी की टर्म्स 0 हो जाए। ओके, सो z को हमने 3 आयोटा लिया, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास बचेगा 6 आयोटा a 6 आयोटा प्लस 0, and it is 1. So this implies 6 iota a is equal to 1, and this implies a is equal to 1 upon 6 iota. a की वैल्यू आ गई, अब b की पता करनी है, तो z क्या लेना है, पुट z is equal to माइनस 3 आयोटा। जब z की वैल्यू माइनस 3 आयोटा होगी तो a कैंसिल हो जाएगा, सो जाएगा 1 is equal to 0 प्लस b माइनस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा। सो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 6 आयोटा b। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6 आयोटा। अब जो वैल्यू आई है उसे इस फॉर्म में पुट कर देंगे, सो वी गेट 1 अपॉन z माइनस 3 आयोटा एंड z प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 आयोटा z माइनस 3 आयोटा माइनस 1 अपॉन 6 आयोटा z प्लस 3 आयोटा। कैसे, डिनोमिनेटर सेपरेट हो गया, राइट, हमारे पास एक फॉर्म आ गई z माइनस 3 आयोटा एंड एक आ गई z प्लस 3 आयोटा, दोनों अलग हो गए। अब इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन z माइनस 3 आयोटा z प्लस 3 आयोटा ओवर क्लोज्ड कर्व c dz इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 6 आयोटा कांस्टेंट है तो उसे बाहर लिख सकते हैं, 1 अपॉन 6 आयोटा 1 अपॉन z माइनस 3 आयोटा dz माइनस 1 अपॉन 6 आयोटा कॉमन इंटीग्रल 1 अपॉन z माइनस माइनस 3 आयोटा, ऐसे लिख लेते हैं ताकि z माइनस z नॉट की फॉर्म दिखे, एंड dz। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब हम, ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 आयोटा, फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आई मल्टीप्लाई f ऑफ z नॉट, इसमें z नॉट हो जाएगा 3 आयोटा माइनस 1 अपॉन 6 आई एंड 2 पाई आई f ऑफ z नॉट क्या हो जाएगा इसमें, माइनस 3 आयोटा। अब f ऑफ z क्या है इसमें, f ऑफ z इसमें सिर्फ 1 होगा, राइट। अब कांस्टेंट की वैल्यू बची है 1, बाकी की जो भी बची हुई फंक्शन की वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है, आई मीन f ऑफ z हो जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, 1, सो वी हैव f ऑफ z इज इक्वल टू 1 फॉर बोथ दिस। अब z की कोई भी वैल्यू होगी ये तो 1 ही रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन है, सो डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आई डिवाइडेड बाय 6 आयोटा माइनस 2 पाई आई डिवाइडेड बाय 6 आयोटा, एंड दिस इज 0, सो दिस इंटीग्रल वैल्यू इज 0। सो डायरेक्टली हम इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, यूजिंग दिस फॉर्मूला 0। इसमें दिस इज द 3 आयोटा एंड दिस इज माइनस 3 आयोटा जो लाई कर रहा है, और हमें यही चाहिए था। सो जब भी ऐसा केस है जिसमें फंक्शन को सेपरेट करना हो, यूज पार्शियल फ्रैक्शन, उसे कॉची इंटीग्रल की फॉर्मूला देना है, आई मीन कॉची इंटीग्रल की फॉर्म देनी है, सो दैट हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सके, एंड देन वी कैन सॉल्व दिस। Now we have one more question, and this question depend on this generalized Cauchy integral formula, and formula क्या था, that integral f of z divided by z minus z naught raised to the power n plus 1 dz over closed curve c
is equal to 2 pi I divided by n factorial f n z naught. So सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कर्व आइडेंटिफाई करना है कि कर्व क्या गिवन है. हमें गिवन है दैट मॉड z माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2. सर्कल की इक्वेशन है, रेडियस हो गया इसका 1/2 एंड सेंटर पॉइंट क्या होगा, इज इक्वल टू 1, दैट इज z नॉट इज इक्वल टू 1. अब कंपेयर करो, z नॉट इज इक्वल टू x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, यही होता है. अब यहाँ पे रियल वैल्यू गिवन है, दैट इज 1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस आयोटा y नॉट. सो x नॉट तो हो गया 1 और y नॉट हो गया 0. सो सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,0. सो दिस इज द सेंटर पॉइंट जिस पे सर्कल लाई करेगा एंड रेडियस होगा 1/2. सो इसको ड्रॉ कर लेते हैं. सेंटर इज 1,0, x एक्सिस पे दिस इज 1 एंड y एक्सिस इज 0, सो यहीं पे लाई करेगा. दिस इज द सेंटर एंड रेडियस है 1/2, सो ये सिर्फ इतना आधा तक जाएगा, दैट इज 1/2 एंड दिस इज द सर्कल. सो ये सर्कल होगा छोटा सा जिसमें सेंटर इज 1,0 एंड रेडियस इज 1/2. यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 3/2. तो वी नो कि कर्व क्या है. अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉइंट कर्व के अंदर लाई कर रहा है. अब इसका क्या मतलब है कि कोई पॉइंट कर्व के अंदर लाई कर रहा है. जब हम किसी फंक्शन की बात करते हैं, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन या फिर एनी फंक्शन, यहाँ पे सपोज f1z है, कोई फंक्शन है, जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है वो प्रॉपर एनालिटिक है, ओके, डिवाइडेड बाय सम वैल्यू z माइनस z नॉट. अब जब डिनोमिनेटर में ऐसी कोई फॉर्म आ जाती है एंड वो 0 कब होगी, जब z की वैल्यू z नॉट होगी. तो ऐसे में क्या हो जाता है, जो पूरा फंक्शन होता है, दिस होल फंक्शन, ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, है ना. अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. और अगर फंक्शन उस पॉइंट पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा एंड वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, सो उस पॉइंट पर तो ओवरऑल फंक्शन एनालिटिक ही नहीं रहेगा. अब कंडीशन क्या थी कि फंक्शन का एनालिटिक होना जरूरी है, इसलिए जो डिनोमिनेटर का पॉइंट है वो सर्कल के अंदर अगर लाई करता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और अगर वो सर्कल के अंदर लाई नहीं करता है तो वो जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन का पार्ट है उसमें कंबाइन हो जाता है, ओके, क्योंकि फिर उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है उस सर्कल के अंदर, आई मीन उस क्लोज्ड कर्व के अंदर. बट अगर हम उस क्लोज्ड कर्व के बाहर वाले पॉइंट्स की बात करें तो वहां पे वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा. बट हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि फंक्शन क्लोज्ड कर्व में एनालिटिक हो, राइट. सो अब जैसा कि इसमें हमारे पास है इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर z डिवाइडेड बाय z 1 माइनस z का होल क्यूब. अब ये जो e रेज़ टू द पावर z है ये फंक्शन एनालिटिक होता है, ओके, एंटायर है. अब हमारे पास है z 1 माइनस z का होल क्यूब. अब ये डिनोमिनेटर कब 0 हो सकता है, दो कंडीशंस है. एक बार ये 0 होगा अगर z की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड दूसरी बार ये 0 जब हो सकता है when 1 minus z is equal to 0, that is z is equal to 1. So अगर z की वैल्यू 0 होगी और z की वैल्यू 1 होगी तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा. बट हमें कर्व के अंदर देखना है. अब हमें ये देखना है कि कौन सा पॉइंट कर्व के अंदर लाई कर रहा है. अब कर्व है ये 0 तो यहाँ पे है, 0 इस कर्व के अंदर लाई नहीं कर रहा है, तो z is equal to 0 does not lies inside C, but z is equal to 1. 1 तो सेंटर पे ही आ रहा है and this lies inside C. So ये C के अंदर लाई कर रहा है. So हमारे पास इंटीग्रल में f of z क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला से देखो ये वाला f of z क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर z डिवाइडेड बाय z. क्योंकि 0 तो सर्कल के अंदर लाई कर ही नहीं रहा है, सो फंक्शन z पर भी एनालिटिक होगा इस कर्व के लिए. सो दिस f of z is equal to e raised to the power z divided by z is analytic in this closed curve C. अब हमारे पास बचा 1 minus z का होल क्यूब. सो इसको अगर चाहे तो z माइनस z नॉट की फॉर्म में लिख लेता है. सो हो जाएगा इंटीग्रल f of z डिवाइडेड बाय, माइनस कॉमन ले लो, सो ये क्या हो जाएगा, -1 raised to the power होल क्यूब
एंड z माइनस 1 का होल क्यूब, माइनस कॉमन ले लिया, अब माइनस 1 का होल क्यूब होगा -1, सो हो जाएगा इंटीग्रल f ऑफ z डिवाइडेड बाय माइनस z माइनस 1 का होल क्यूब dz। अब हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला में क्या कंडीशंस है, आई मीन फॉर्मूला क्या है, इट इज 2 पाई i मल्टीप्लाई एफ एन जेड नॉट। इसको पहले माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर आ गया, बचा इंटीग्रल f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 का होल क्यूब dz एंड दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे n फैक्टोरियल भी है। सो हमें क्या क्या पता करना है, हमें n पता करना है, f ऑफ z हमने ऑलरेडी पता कर लिया, हमें एफ एन जेड नॉट पता करना है। सो हमें n पता करना है, एफ एन जेड नॉट पता करना है। अब n कैसे आता है, n क्या है, इट इज z माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर n प्लस 1। जो पावर है उसे n प्लस 1 की फॉर्म में ब्रेक करना है एंड वी हैव पावर 3, सो 3 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, तो n क्या हो गया 2, सो n तो हमारे पास आ गया 2। अब हमें पता करना है f2 z नॉट एंड z नॉट क्या है वो हमें ऑलरेडी पता है, इट इज 1, सो f2 1 हमें पता करना है। f2 1 का क्या मतलब है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f एट पॉइंट 1। सो डेरिवेटिव पता करना है f ऑफ z का, f ऑफ z है e रेज़ टू द पावर z डिवाइडेड बाय z, राइट। f डैश z क्या होगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, that is dy by dz e raised to the power z divided by z। अब इसमें हमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है and this rule says that dy by dx in general I am writing u divided by v। अगर u and v x की फंक्शन है और डिवीजन में गिवन है एंड हमें उसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये क्या होता है u डैश v, मतलब पहले u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस v डैश u, देन v का डेरिवेटिव u एज इट इज डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। सो यहाँ पे जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है पहले उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, दैट इज dy बाय dz e रेज़ टू द पावर z मल्टीप्लाई v एज इट इज, दैट इज z एज इट इज, माइनस अब v का डेरिवेटिव दैट इज dy बाय dz ऑफ z and u as it is, that is e raised to the power z as it is, divided by v square, that is z का whole square। and now e raised to the power z का डेरिवेटिव होता है e raised to the power z multiply z, z का डेरिवेटिव with respect to z is 1, तो यहाँ पे बचा e raised to the power z divided by z square। so इसको we can write e raised to the power z, z minus 1 divided by z square। सो अभी हमारे पास पहला डेरिवेटिव आया है f डैश z इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर z, z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर, बट हमें f डबल डैश z चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, राइट। सो दिस इज इक्वल टू dy बाय dz ऑफ f डैश z, सो हो जाएगा dy बाय dz e रेज़ टू द पावर z, z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। नाउ इसमें हमें प्रोडक्ट रूल भी यूज करना है, प्रोडक्ट रूल भी लिख लेते हैं, dy बाय dx ऑफ u मल्टीप्लाई v। अगर दो फंक्शन x के हमें प्रोडक्ट में गिवन है एंड उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, देन इट इज u डैश v प्लस u v डैश। ओके, सो ये फॉर्म आ जाती है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, ये हो जाएगा dy बाय dz, पहले ये रूल अप्लाई कर रहे हैं, सो ये जाएगा dy बाय dz, जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दैट इज u डैश, सो ये जाएगा e रेज़ टू द पावर z, z प्लस 1 एंड v एज इट इज, v क्या है z स्क्वायर एज इट इज, माइनस v का डेरिवेटिव दैट इज dy बाय dz ऑफ z स्क्वायर मल्टीप्लाई u एज इट इज, दैट इज e रेज़ टू द पावर z, z प्लस 1 एज इट इज, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, यहाँ पे v है z स्क्वायर, सो z स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज z रेज़ टू द पावर 4। सो इसे यहाँ क्लियरली लिख लेता है, दैट इज dy बाय dz e रेज़ टू द पावर z, z प्लस 1 मल्टीप्लाई z स्क्वायर माइनस
डेरिवेटिव ऑफ z स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू z होता है 2z मल्टीप्लाई e रेज टू द पावर z प्लस 1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय z रेज टू द पावर 4। अब इसमें हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। एक ये फंक्शन हो गया z का और एक ये फंक्शन हो गया z का। सो ये u का काम करेगा और ये v का काम करेगा। सो पहले u का डेरिवेटिव दैट इज dy बाय d डैश dy बाय dz e रेज टू द पावर z प्लस 1 सॉरी e रेज टू द पावर z का डेरिवेटिव एंड z प्लस 1 एज इट इज प्लस dy बाय dz अब किसका डेरिवेटिव होगा z प्लस 1 का एंड e रेज टू द पावर z एज इट इज एंड इस पूरे में प्रोडक्ट हो रहा है z स्क्वायर का। हमने तो सिर्फ इसका सॉल्व करा है ये वाला पार्ट एंड बाकी का एज इट इज दैट इज 2z e रेज टू द पावर z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z रेज टू द पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा e रेज टू द पावर z प्लस 1 प्लस z प्लस 1। z प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या होता है? इट इज 1 ओनली एंड e रेज टू द पावर z एज इट इज एंड इस पूरे का प्रोडक्ट विद z स्क्वायर मल्टीप्लाई 2z e रेज टू द पावर z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z रेज टू द पावर 4। सो इफ यू वांट इसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है f डबल डैश 1 दैट इज z के प्लेस पे 1 पुट करना है। सो 1 पुट कर दो डायरेक्टली, ये हो जाएगा e 1 प्लस 1 प्लस e रेज टू द पावर 1 एंड दिस इज 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई e 1 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1। सो हमारे पास क्या बचेगा दिस इज 2e प्लस e माइनस 2e मल्टीप्लाई 2 which is equal to 2e plus e minus 4e and this is equal to 2e minus 4e is minus अच्छा इसे पहले ऐड कर लेते हैं 3e minus 4e which is equal to minus e। So f double dash 1 is minus e। अब इसमें सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या था एफ एन जेड नॉट डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई में आना था 2 पाई आई। एफ एन जेड नॉट आया माइनस ई, n हमारे पास 2 था दैट इज 2 फैक्टोरियल एंड 2 पाई आई एज इट इज। सो इट इज इक्वल टू माइनस ई मल्टीप्लाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा माइनस ई पाई आई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। सो ऐसे हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट हमें फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। आई मीन इस फॉर्मूले में एफ ऑफ जेड क्या होना चाहिए, जेड नॉट क्या होना चाहिए, कर्व आइडेंटिफाई करना है। सो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रख के इसे सॉल्व करना है। एक बार ये सब आइडेंटिफाई हो जाएगा देन हमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है दैट वी कैन डू। ओके, सो फॉर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला रिमेंबर दिस एंड फॉर जनरलाइज्ड कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला वी हैव ऑल्सो द फॉर्म जिसमें हमारे पास z माइनस जेड नॉट की अगर कोई पावर आ जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सो हमारे पास ये 2 फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद करना है सो दैट हम इसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाए। एंड हमें ये ध्यान रखना है कि जो फंक्शन f ऑफ z बनेगा वो एनालिटिक होना चाहिए इस क्लोज्ड कर्व C में। एंड हमें z नॉट का ध्यान रखना है कि z नॉट इस कर्व C के अंदर ही लाई करना चाहिए, देन हमारे पास ये सॉल्यूशन आता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।